हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के मौत के बाद अली रजा अराफी को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। नेतन्याहू की मौत का फरमान कर दिया जारी दोस्तों। कह दिया खामनेई के मौत के बाद अब अगली मौत नेतन्याहू की होगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर कौन है अली रजा अराफी, जिन्हें खामनेई के मौत के बाद बनाया गया ईरान का अंतरिम सुप्रीम लीडर दोस्तों। वहीं खामनेई की हत्या के बाद ईरान ने जाम करान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा। क्या है इस लाल झंडे का मतलब, जानकर आप जाएंगे चौंक। वहीं दोस्तों, बदला लेने के लिए ईरान ने 48 घंटे में यूएई पर दाग दी 165 मिसाइलें, 500 से भी ज्यादा ड्रोन है दोस्तों। जिसके बाद अमेरिका ने भी उतार दिया अपना B2 बॉम्बर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की ओर से B2 बॉम्बर की भी बड़ी एंट्री हो चुकी है। इधर ना ईरान झुकने को तैयार तो उधर अमेरिका भी दबाने का कर रहा इंतजार। दोस्तों, आपको बताएंगे आखिरकार कैसे हुई खामेनेई की मौत, कैसे चीन ने दिया बड़ा धोखा। वहीं दोस्तों, इजराइल पर अटैक के बाद पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आ रही है सामने। उधर ईरान इजराइल युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुला ली CCS की सबसे बड़ी बैठक। आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत को ऐसे युद्ध के समय में संयम बरतने की पूरी आवश्यकता है दोस्तों। मानते हैं कि भारत को फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां मिडल ईस्ट में आज की रात कयामत की रात साबित होने वाली है दोस्तों। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए अयातुल्ला अली रजा अराफी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे तौर पर मौत की खुली धमकी दे दी। अराफी ने सत्ता संभालते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी खौफनाक तस्वीर और संदेश शेयर किया है जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक तहलका मचा दिया दोस्तों। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अराफी ने एक्स पर इजरायली PM नेतन्याहू की एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर के ऊपर लाल रंग के बड़े और मोटे अक्षरों में एक खौफनाक चेतावनी लिखी गई है। टारगेट लॉक्ड फॉर टुनाइट, यानी आज रात के लिए टारगेट लॉक कर दिया गया है। अराफी ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में अरबी और अंग्रेजी में सीधे तौर पर हुंकार भरते हुए लिखा कि आज रात के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है, इंतजार करो और देखो। यह एक बेहद सीधा और आक्रामक इशारा है कि खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान आज रात सीधे इजराइल के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपना निशाना बनाने जा रहा है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा अब सवाल यह खड़ा हो गया कि आज रात आखिर क्या होने वाला है। ईरान के इन दोनों शीर्ष नेताओं के बयानों को एक साथ देखने पर एक बेहद डरावनी तस्वीर उभर कर सामने आती है। यह इस बात का खुला ऐलान है कि ईरान अब आर पार की जंग का बिगुल फूंक चुका है। क्या ईरान आज रात अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से नेतन्याहू के आवास या उनके खुफिया सैन्य बंकरों को निशाना बनाने वाला है। इजराइल और अमेरिका के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम आज रात अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब मध्य पूर्व के सुलगते आसमान पर टिक गई है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि आज रात जो होगा वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों। ये बहुत बड़ी चेतावनी ईरान ने दी है। अब ऐसे में दूसरा सवाल यह है कि आखिर कौन है ये अली रजा अराफी, जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। दरअसल अली रजा अराफी का जन्म 1959 में हुआ था। वह ईरान के यद शहर के रहने वाला एक बड़ा धर्मगुरु है। अराफी को अयातुल्ला की उपाधि मिली हुई है। ये शिया मुस्लिम धर्म गुरुओं को दिया जाने वाला बड़ा सम्मान है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए आमतौर पर अयातुल्ला होना जरूरी माना जाता है। अराफी पहले अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख यानी कुलपति रह चुके हैं। वे में बौद्ध शहर जुमे की नमाज के इमाम भी रहे हैं दोस्तों। वहीं खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जाम करान मस्जिद पर फहरा दिया लाल झंडा। क्या है इसका मतलब बता दें। ईरान का जाम करान मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जो धार्मिक और राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। ईरान ने इस मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहराया है। खामेनेई की मौत के बाद न्याय और प्रतिशोध के प्रतीक के रूप में यह झंडा फहराया गया है। शिया परंपरा में इसे शहादत और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाता है दोस्तों। जाम करान मस्जिद के ऊपर लगा ये लाल झंडा मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच खामेनेई के समर्थकों के बीच बढ़ते गुस्से और बदला
लेने की भावना को दर्शाता है। वहीं दोस्तों खामेनेई के मौत के बाद ईरान ने 48 घंटे में यूएई पर दाग दी 165 मिसाइलें और 500 से भी ज्यादा ड्रोन। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की भी बड़ी खबर है दोस्तों। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर ईरान ने पिछले 48 घंटों में 165 बैलिस्टिक मिसाइलों और 500 से अधिक ईरानी ड्रोनों से हमला किया। ये जानकारी संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने खुद दी है। ईरान के हमले की शुरुआत से अब तक यूएई की वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 क्रूज मिसाइल और एक 541 ईरानी ड्रोन का सामना किया है। मंत्रालय के अनुसार हमले के दूसरे दिन सुबह यूएई एयरफोर्स और एयर डिफेंस ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया, जबकि 8 मिसाइल समुद्र में गिरी। इसके अलावा 2 क्रूज मिसाइल और 311 ड्रोन भी मारे गिराए गए। 21 ड्रोन नागरिक ठिकानों पर गिरे हैं दोस्तों। इन घटनाओं में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 3 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि अलग अलग देशों के 58 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनमें यूएई, मिस्र, इथियोपिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अजरबैजान, यमन, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनान और अफगानिस्तान के नागरिक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसमें घायल होने में भारतीय नागरिक भी शामिल है। वहीं ईरानी अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की भी सबसे बड़ी खबर। वहीं इजराइल में 8 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद दोस्तों अमेरिका के B-2 बॉम्बर की भी हो गई एंट्री। मिडल ईस्ट में जंग के दूसरे दिन टकराव और बढ़ गया। सुप्रीम लीडर की मौत के साथ ही ईरान में अमेरिका की तख्तापलट की कोशिश को बल मिल गया। हालांकि ईरान अब जिस प्रकार से अपना तेवर दिखा रहा है दोस्तों, उसका तेवर दिखाना भी जायज है कि अब वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। वहीं ईरान की जाम करार मस्जिद पर इस इंतकाम के लाल झंडा फहराने के बाद ईरान के भीतर इस झंडे को बदले और न्याय का प्रतीक के रूप में देखा जाता है दोस्तों। ऐसे में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद तेहरान में हड़कंप मचा तो ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिनों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई। उधर ट्रंप और नेतन्याहू ने क्या कहा? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत पर कहा है कि ये ईरान और दुनिया के लोगों के लिए न्याय है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ऐसी भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते जारी रहेगी जब तक मिडिल ईस्ट में शांति का लक्ष्य हासिल न हो जाए। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि आगे ईरान पर और तगड़े हमले होंगे। उन्होंने ईरान के लोगों से सड़कों पर उतरने और मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की है। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे मौके सदी में एक बार ही आते हैं। उधर ईरानी सेना ने धमकी दी है कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना हम बनाकर ही मानेंगे, निशाना बनाकर हमला किया जाएगा। अबू धाबी में ईरान ने फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल दागी है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे तीसरे तेल टैंकर पर हमला किया। इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झकझोर दिया दोस्तों। इस बीच आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया बयान दिया कि ईरान पर हमले में हमने 48 नेताओं को मार गिराया है। तेहरान पर इजराइल ने एक बार फिर हमला किया। इजराइल में सेंट्रल तेहरान को निशाना बनाया गया। रविवार को अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला किया। 4 B-2 बम्बरचक विमानों ने 2000 पाउंड वजन के कई बम्बर्स, बंकर बस्टर्स बम गिराए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि सेना अभियान अभी भी जारी है, यानी ये सेना अभियान अभी भी चल रहा है दोस्तों। इजराइल की एयरफोर्स का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर एक दिन में ईरान पर 1200 से भी ज्यादा बम गिरा दिया। इन्हीं हमलों में खामेनेई, उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती और करीब 40 कमांडर मारे गए। जो सूत्रों के हवाले से खबर है या फिर अब जो खबर आउट हो चुकी है दोस्तों, उसमें बताया ये जा रहा है कि हमले के वक्त खामेनेई अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उसी जगह पर 30 बम अचानक गिर गए। अमेरिका इजराइल ने ईरान के 24 प्रांतों में सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका इजराइल का कहना है कि जब तक परमाणु खतरा खत्म नहीं होगा, कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं दोस्तों, खामेनेई की मौत की खबर के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर शहर में हालात बेकाबू हो गए हैं। कराची में तो सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर जमा हो गए। शुरुआत में जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति हिंसक हो गई। इस दौरान 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं लाहौर में भी भारी संख्या में लोग अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यही हाल इराक का भी है। बगदाद में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। हर कोई हैरान हो रहे हमले का विरोध कर रहा था। खामेनेई की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत में भी कई जगहों पर शोक और विरोध का माहौल देखने को मिला। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में खामेनेई के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लाल चौक पर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली और मुंबई में भी शिया मुसलमान विरोध जता रहे हैं। लखनऊ में भी शिया मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद ने लोगों से अपील की है कि दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये रमजान के पवित्र महीने में अमानवीय और अनैतिक हमला है। जेनेवा में बातचीत सफलता के करीब थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने रोककर हमला कर दिया। समुदाय ने भारत सरकार से भी अपील की है कि वो इस गैर कानूनी मौत की निंदा करे। ये प्रदर्शन 28 फरवरी को हुए हमले की पृष्ठभूमि में निकले। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, ईरान ने भी बड़ा पलटवार करते हुए बड़ा दावा कर दिया कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर उसने मिसाइलें दागी है दोस्तों, जबकि ईरान के इस दावे की अमेरिका ने गलत बता दिया। दोस्तों तेहरान के दावे को यूएस ने बताया झूठ। जी हाँ, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को कहा कि उन्होंने देश के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। उसने कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि अमेरिका ने ऐसे किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने एक बयान में ईरानी नौसेना के एक युद्धपोत को डुबोने तक की बात कही थी। उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी सैनिकों और पुलिस से हथियार डालने तक की चेतावनी दे दी। दोस्तों ईरान के दावे की कैसे अमेरिका ने झूठ बताया, बता दें ईरान के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को अमेरिका ने झूठा करार दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लिंकन पर कोई अमेरिकी हमला हुआ ही नहीं, दागी गई मिसाइलें उसके पास अभी तक पहुंची ही नहीं। लेकिन सेंटकॉम के उस अथक अभियान में लगातार विमान उड़ना जारी रखते हुए दिखाई दिए, जिसका उद्देश्य ईरानी शासन के उत्पन्न खतरों को समाप्त करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। दोस्तों यानी कि ईरान ने किया अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा, तो अमेरिका ने इसको कर दिया खारिज। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों खामनेई के मौत के पीछे चीन का भी तगड़ा हाथ बताया जा रहा है। वो कैसे? पाकिस्तान के बाद ईरान में भी चीन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया दोस्तों, जो पकड़ पाने में मुश्किल साबित हुआ। इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों ने तभी अपना बड़ा काम कर दिया। दोस्तों ईरान पर हमले के बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर तगड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर वे अपने ऊपर हुए हमले को क्यों नहीं रोक पाया। ईरान ने हाल ही में अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो मौजूदा जंग में नाकाम साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उस समय भी HQ-9B बेअसर रहा था। भारत ने चीनी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। 2 बार चीन के इस एयर डिफेंस सिस्टम के नाकाम प्रदर्शन के बाद HQ-9B की क्षमताओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसे रूसी S-300 PMU और अमेरिकी पैट्रियट PAC-2 सिस्टम की तरह चीन ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में विकसित किया है, जिसका अब रियल तौर पर तगड़ा इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, जो ईरान के लिए फेल साबित हुई। यानी कि पाकिस्तान वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर भी बीजिंग की पोल खुल गई। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, उधर व्लादिमीर पुतिन भी इजराइल और अमेरिका के हमले में खामनेई के मौत पर भड़क उठे दोस्तों, और क्या कहा उन्होंने बता दें। खामनेई के मौत पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने खामनेई की मौत पर दुख जताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। पुतिन ने कहा कि यह हत्या मानवीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की घोर अवहेलना करते हुए की गई थी। उन्होंने कहा कि रशिया में खामेनेई को एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने रशिया और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही पुतिन ने पेजेश्कियान से खामेनेई के रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साथ ईरान की सरकार और लोगों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करने के लिए भी कहा। उधर पोप लियो 14 ने ईरान की स्थिति पर चिंता जताई, कहा कि हमारी है इस पर पैनी नजर। दोस्तों पोप लियो 14 का बयान सामने आया। उन्होंने ईरान की स्थिति पर चिंता जताते हुए शांति की अपील की है। राष्ट्रों से शांति की तलाश करने के अपने नैतिक दायित्व को याद करने की अपील की है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमले किए जाने के बाद मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ गई है। उन्होंने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद भड़की हिंसा को समाप्त करने का भी आग्रह किया। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, इधर ईरान इजरायल युद्ध के बीच पीएम मोदी ने बुलाई CCS की सबसे बड़ी बैठक। देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी
ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक शुरू हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ईरान और मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु से लौटते ही अहम बैठक शुरू कर दी। बैठक में कई दिग्गज नेताओं के 7 अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान समेत कई देशों में तनाव की स्थिति पैदा हुई है और इसी तनाव ने दोस्तों अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बैठक के लिए मजबूर किया। सूत्रों के हिसाब से बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों सरकार की ओर से आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें IGI पर 100 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द। एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी करके दे दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ, मध्य पूर्व संकट का असर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी IGI पर भी देखने को मिला। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। हवाई अड्डा प्रशासन ने देर रात यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी है कि पश्चिम देशों की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में देरी और समय सारणी में बदलाव हो सकता है। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि मौजूदा हालात के चलते कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जा सकता है। वहीं कुछ उड़ानों के समय में परिवर्तन या रद्द होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट से कम 100 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें करीब 60 प्रस्थान और 40 आगमन उड़ानें शामिल है। एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताया था कि अमेरिका को ईरान से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर इतने बड़े हमले का आदेश क्यों दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके पीछे ट्रंप के एक मुस्लिम दोस्त का हाथ है। जी हां, असल में क्षेत्रीय सहयोगियों ने ट्रंप को हमले के लिए पुश किया था। एक सुन्नी बहुल देश ने कहा था कि ईरान पर हमला करने का यही समय है। जी हां, पिछले एक महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्राइवेट फोन कॉल पर कई बार बातचीत की थी। ये फोन सऊदी अरबिया से आया था। इस मामले की जानकारी रखने वाले 4 लोगों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों की अनोखी जोड़ी यानी इजरायल और सऊदी अरबिया ने मिलकर कई हफ्ते तक ईरान हमले के लिए लॉबिंग की। दोस्तों रिपोर्ट की माने तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से आग्रह किया था कि वो अब ईरान पर हमला कर दें। अमेरिकी अखबार ने बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले एक महीने में कई बार ट्रंप को प्राइवेट कॉल की थी। इसका मतलब है कि ये बातचीत गुप्त थी। मीडिया में या अमेरिका के ज्यादातर अधिकारियों को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी बड़ा खेला हो सकता है दोस्तों खामनेई की मौत को लेकर। आपको क्या लगता है इन 2-4 कारणों में से सबसे बड़ा कारण क्या होगा दोस्तों, साथ ही साथ बता दें। इधर ईरान युद्ध के बीच ओपेक प्लस का सबसे बड़ा फैसला, तेल उत्पादन बढ़ाने का ऐलान। दोस्तों युद्ध के बाद मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। तेल उत्पादक देशों के इस समूह ने रविवार को तय किया कि उत्पादन का अनुमान से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ओपेक प्लस के वॉलंटरी एक्ट यानी V8 समूह, जिसमें सऊदी अरबिया, रशिया, कुवैत, ओमान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं, उन्होंने रोजाना 2 लाख बैरल अतिरिक्त तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई। ये फैसला अप्रैल से लागू होगा। हालांकि आधिकारिक बयान में ईरान संघर्ष का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिर स्थिति को, मजबूत बाजार मांग को बताया। इससे पहले विशेषज्ञ सिर्फ 1,37,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने का अनुमान लगा रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर ऐसे युद्ध चलता रहा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया ईरान के द्वारा यानी बंद रखा गया, तो पेट्रोल डीजल 10 से 12 रुपए महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 रुपए बढ़कर 1,90,000 तक जा सकता है। अमेरिका ईरान जंग का ये तगड़ा असर हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल 95 लीटर प्रति से बढ़कर 105 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है। वहीं डीजल 88 से बढ़कर 96 तक जा सकता है। यानी कुल मिलाकर तगड़ा नुकसान होगा अपने भारत को भी, जिसका असर सीधे आम आदमियों के जेब पर पड़ सकता है। दोस्तों ऐसे में यह युद्ध शांत होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच LOC पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां बढ़ी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और सीमा पार से कोई घुसपैठ ना हो, इसे लेकर पूरी मुस्तैदी है। रविवार तड़के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से आया ड्रोन दिखाई दिया, जिसे सतर्क सैनिकों ने देखा और गोली बरसाई। ड्रोन फिर वापस LOC पार चला गया। पिछले 3 दिन में यह ड्रोन देखे जाने की दूसरी घटना है। दोस्तों वैसे पहले भी LOC पार से ड्रोन आते रहे हैं। जनवरी में भी पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन आए थे। तब भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी
जी ने कहा था कि ये डिफेंसिव ड्रोन थे जो ऊपर आकर देखना चाहते थे कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। हो सकता है कि ये वो भी देख रहे हो कि कहीं इंडियन आर्मी की तैनाती में कोई गैप तो नहीं है जहां से वो आतंकी भेज सके। आर्मी चीफ ने तब कहा था कि उन्होंने यानी पाकिस्तान देख लिया होगा कि आज की तारीख में ऐसा कोई गैप नहीं है जहां से पाकिस्तान आतंकी भेज सके। पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिति का फायदा उठाकर क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर में हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको लेकर दो तरह की राय है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें कनाडा के पीएम मार्क कार्नी अपनी पत्नी डायना फॉक्स के साथ दिल्ली पहुंचे। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे बैठक। यानी आज जी हां, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी अपनी पत्नी डायना फॉक्स के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्लासिकल नृत्य द्वारा उनका स्वागत किया गया। 2 मार्च को वो यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इससे पहले वो 2 दिन से मुंबई के कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और ये कनानास्किस और जोहान्सबर्ग में हुई उनकी पिछली बैठकों पर आधारित होगी। दोनों नेताओं की आगामी बैठक भारत और कनाडा के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण में सकारात्मक गति और साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का अवसर भी प्रदान होगा। वही दोस्तों, ये देवी की सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।